नमस्ते सभी स्टूडेंट्स, मैं विष्णु सर नाइटिंगेल नर्सिंग कोचिंग से आप सभी के लिए एक और वीडियो लेकर आए हैं, जिसके अंदर हम आपको पढ़ाने वाले हैं आज फार्माकोलॉजी के बारे में। और वही सारे टॉपिक जो बच्चे बड़े कंफ्यूज रहते हैं कि सर जनरल फार्माकोलॉजी में बड़ी दिक्कत आती है, आज सभी समस्याओं को समाधान करने वाले हैं। वही चीजें, वही क्लास बने रही है, रेगुलर पूरी क्लास देखना है आपके लिए। सभी जो चीजें आपको कंफ्यूजन, उन सभी को आज अपन क्लियर करने वाले हैं। तो अपन स्टार्ट करते हैं, अपनी फार्माकोलॉजी को स्टार्ट करने जा रहे हैं। सभी बच्चे ध्यान रखिएगा। यस, फार्माकोलॉजी को स्टार्ट करने जा रहा हूं और इसके अंदर आप सभी बच्चे, मैं फिर बता रहा हूं आपको कि आपकी जो क्लास है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, इसमें बने रहिएगा, क्योंकि आपको एक वैल्यू फॉर क्लास आपके लिए और नॉर्सेट 11 के लिए, जिन बच्चों का बेसिक बड़ा कमजोर है। बता, अगर अपन इंट्रोड्यूस करते हैं कि फार्माकोलॉजी क्या है, भाई जो स्टडी कर रहे हैं अपन ड्रग के बारे में, ड्रग्स के बारे में जो असेसमेंट कर रहे हैं, ड्रग के बारे में जो स्टडी कर रहे हैं, वो फार्माकोलॉजी के अंदर पढ़ी जाती है। अगर मैं फार्माकोलॉजी की मैं बात कर रहा हूं कि सर फार्माकोलॉजी सब बच्चे जानते हैं कि सर इसके अंदर अपन क्या कर रहे हैं, सब स्टडी कर रहे हैं, अपन स्टडी कर रहे हैं, स्टडी ऑफ द ड्रग अपन कर रहे हैं यहाँ। तो भाई जो ड्रग की जो स्टडी अपन यहाँ पे कर रहे हैं, इसको कितने प्रकार से स्टडी किया जा सकता है। तो फार्माकोलॉजी को समझने के लिए अपने को दो मैकेनिज्म को जरूर समझना पड़ेगा। सब कौन कौन से मैकेनिज्म है? एक मैकेनिज्म आता है फार्माको, जिसको अपन कहते हैं फार्माकोकाइनेटिक्स, फार्माकोकाइनेटिक और फार्माकोडायनेमिक। तो फार्माकोकाइनेटिक एंड फार्माकोडायनेमिक, ये दो चीजें अपने को पढ़नी है और इनके अंदर बड़ी डिटेल में अपने को पढ़ना है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन, बेसिक क्वेश्चन एग्जाम में एक एक दो दो चार चार नंबर के जरूर आते हैं, जो आपको क्लियर करना है। फार्माकोकाइनेटिक क्या होता है? देखिए सभी बच्चे, अगर जो जो चीजें आपको बताई जाए उनके ऊपर गौर करते रहना है आप सभी को। अगर अपन फार्माकोकाइनेटिक को सबसे पहले इन दोनों टर्मिनोलॉजी को असेस कर लेते हैं कि सर किसको क्या कहते हैं। देखो फार्माकोकाइनेटिक क्या होता है? फार्माकोकाइनेटिक का मतलब होता है इफेक्ट ऑफ द ड्रग। भाई क्या हो रहा है यहाँ पे? इफेक्ट ऑफ द बॉडी ऑन द ड्रग्स। भाई आपकी बॉडी जो है ड्रग्स के ऊपर क्या काम कर रही है। तो अपन, मैंने यहाँ पे कहा कि इफेक्ट ऑफ बॉडी ऑन ड्रग। भाई आपकी जो बॉडी है वो ड्रग के ऊपर क्या इफेक्ट प्रोड्यूस कर रही है? इफेक्ट ऑफ द बॉडी ऑन ड्रग। आपकी बॉडी, जब आपकी बॉडी के अंदर ड्रग जा रही है तो आपकी बॉडी उसके लिए क्या क्या कर रही है, कौन कौन सी प्रक्रियाएं कर रही है, कौन कौन सी चीजें कर रही है, ये सारी चीजें जो अपने को गिनी जाएगी किसके अंदर आएगी? फार्माकोकाइनेटिक प्रोसेस के अंदर देखने को मिलेगी। तो अगर आपको फार्माकोकाइनेटिक की बात करें कि साहब आपकी बॉडी उस ड्रग के प्रति क्या क्या कर रही है, उसको कहते हैं अपन इफेक्ट ऑफ द बॉडी ऑन द ड्रग। मैंने कहा यहाँ फार्माकोडायनेमिक क्या होता है? अपन ने कहा कि इफेक्ट ऑफ ड्रग ऑन बॉडी, इफेक्ट ऑफ ड्रग ऑन द बॉडी। अब यहां पे अपन ने कहा कि ड्रग आपकी बॉडी में जाने के बाद क्या करेगी। पहले तो आपकी बॉडी ने कुछ किया, कि सर क्या किया? बॉडी जो जो करने वाली है अभी अपन पढ़ने वाले हैं डिटेल में। यस, फिर ये कह रहा है कि साहब आपकी बॉडी में जब ड्रग चली गई, जब बॉडी में ड्रग गई, तो ड्रग ने आपकी बॉडी के लिए क्या किया और किस प्रकार से एक्शन किए, वो यहाँ पे देखने को मिलेंगे फार्माकोडायनेमिक प्रोसेस के अंदर। तो मैंने आपको पहले बताया कि सर फार्माकोकाइनेटिक क्या होता है, फार्माकोडायनेमिक क्या होता है। अब अपन आज जो पढ़ने वाले हैं उसकी डिटेल है फार्माकोकाइनेटिक्स। यस, तो सभी बच्चे ध्यान रख ले, नोट करते चले जाएं। अपन नेक्स्ट जो अपन पढ़ने जा रहे हैं, अपने यहाँ पे जो पढ़ने वाली आज की जो मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है फार्माकोकाइनेटिक्स। फार्माकोकाइनेटिक्स क्या होता है, इसमें कितनी चीजें आती है मैं बता चुका हूं आपको। इसके डेफिनेशन में बता चुका हूं कि आपकी जो बॉडी है वो ड्रग के ऊपर क्या एक्शन कर रही है। ड्रग बॉडी, जो आपकी बॉडी है, यस, वो ड्रग के प्रति क्या क्या एक्शन कर रही है, कौन कौन से एक्शन प्रोड्यूस हो रहे हैं, आपकी बॉडी में क्या क्या वर्क हो रहा है। यस, किसको लेके? आपकी ड्रग को लेके। तो आपकी बॉडी के अंदर जब ड्रग गई, आपकी बॉडी में जब ड्रग गई, तो आपकी बॉडी ने कौन कौन से एक्शन प्रोड्यूस किए, क्या क्या वर्क किया, ये सारी चीजें इसके अंदर आती है। तो सर कौन कौन से वर्क किया? तो जब आपकी बॉडी के अंदर कोई भी ड्रग जाती है, ध्यान रख लेना उसके अंदर मेन जो चीजें होने वाली है वो क्या क्या होने वाली है। मैक्सिमम बच्चे जानते होंगे सर क्या क्या चीजें होती है। साहब ए से एब्जॉर्प्शन होता है, डी से डिस्ट्रीब्यूशन होता है, एम से मेटाबॉलिज्म होता है,
और ई से एक्सक्रीशन होता है, एक्सक्रीशन होता है। इसका मतलब जब मैंने कहा एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन, ये चार चीजें अपन पढ़ने वाले हैं। ये किस प्रोसेस में पढ़ेंगे बेटा? अपन फार्माकोकाइनेटिक प्रोसेस के अंदर पढ़ने वाले हैं। मैं फिर आपको बताने वाला हूं, ये एक एक चीज आपको डिटेल में पढ़ाने वाला हूं, जहां से नॉर्सेट क्वेश्चन पूछता है। हर एक बच्चे के कंफ्यूजन क्लियर होएगा, लेकिन आपको सिर्फ इतना ही नहीं जानना है कि सर ये क्या क्या, इनके बारे में डिटेल में समझना ही मेन इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। ध्यान रखिएगा, यहां तक मैं मानता हूं कि कई बच्चों को चीजें आ रही होगी, बहुत बढ़िया लग रहा होगा कि सर ये तो हमें आती है, लेकिन अब जो आप जानने वाली चीजें हो ये आपको बहुत कम देखने को मिलेगी। यस, तो आगे अपन स्टार्ट करते हैं। एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन, इसी के साथ साथ इन सबको तो अपन एक्सप्लेन करेंगे ही करेंगे। साथ ही में मैं सभी बच्चों को बता देना चाह रहा हूं कि बेटा इसके साथ साथ मैं आपको टर्मिनोलॉजी बताऊंगा लास्ट में, जो आपको इंपॉर्टेंट होती है एग्जाम की दृष्टि से आने वाली। और सभी नॉर्सेट की तैयारी करने वाले बच्चे ध्यान रखिएगा, और नर्सिंग ऑफिसर बनने वाले बच्चे अपनी मेहनत को लगातार बनाए रखें, रुके नहीं। आपकी कभी भी ध्यान रखिएगा कि जो आपकी नैया है वो कभी भी पटरी पे देखने को मिल सकती है, और इसका कारण क्या है? आपकी मेहनत है। बस उस मेहनत को बनाए रखिएगा, रुकना नहीं है, बने रहना है, चलते रहिएगा। यस, तो सबसे पहले अपन बात करते हैं साहब एब्जॉर्प्शन की। एब्जॉर्प्शन, यस, अगर मैं बात कर रहा हूं एब्जॉर्प्शन कि सर एब्जॉर्प्शन क्या होता है, समझिए। देखो, एब्जॉर्प्शन किसी भी चीज का जब एब्जॉर्प्शन होता है तो एब्जॉर्प्शन होने से पहले वे किसी भी चीज का डाइजेशन होना पहले जरूरी होता है। कि जब भी मैं अगर किसी चीज का एब्जॉर्प्शन करा रहा हूं तो मुझे इससे पहले क्या करना है साहब? डाइजेशन करना है, डाइजेशन करना है। इसका मतलब है डाइजेशन होना सबसे पहले जरूरी होता है किसी भी चीज का, चाहे वो ड्रग हो चाहे वो फूड हो, क्योंकि अपन यहाँ ड्रग की बात कर रहे हैं। तो अगर मैंने कहा कि सर डाइजेशन क्या होता है, भाई डाइजेशन का मतलब होता है जो लार्ज मॉलिक्यूल्स है, जो लार्ज मॉलिक्यूल्स है आपके, वो लार्ज मॉलिक्यूल्स को आपने किस में कन्वर्ट कर दिया बेटा? स्मॉल मॉलिक्यूल्स में, स्मॉल मॉलिक्यूल्स। तो लार्ज मॉलिक्यूल्स को स्मॉल मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करना ही क्या कहलाता है? डाइजेशन कहलाता है। और जितना बढ़िया डाइजेशन होगा उतनी बढ़िया एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस होगी। तो यानी इंक्रीज एब्जॉर्प्शन, इंक्रीज एब्जॉर्प्शन। हमेशा ध्यान रखिएगा, जब तक डाइजेशन नहीं होगा किसी चीज का, अगर डाइजेशन नहीं हुआ है तो ध्यान रखिएगा उस चीज का एब्जॉर्प्शन उतना बढ़िया नहीं होगा। तो अगर किसी भी चीज का एब्जॉर्प्शन आपको बढ़ाना है तो उससे पहले क्या करना पड़ेगा बेटा? डाइजेशन करना पड़ेगा। लेकिन अपन बात कर रहे हैं ड्रग की, तो ड्रग वही चीज अपन ने यहाँ पे बताई कि भाई डाइजेशन हुआ, लार्ज मॉलिक्यूल्स को आपको स्मॉल मॉलिक्यूल्स में तोड़ा। जैसे अपन कोई भी कैप्सूल्स या अपन कोई भी मेडिसिन अगर ले रहे हैं तो पहले उसके लार्ज मॉलिक्यूल्स को स्मॉल मॉलिक्यूल्स में तोड़ा जाएगा, फिर उसका एब्जॉर्प्शन किया जाएगा। ठीक है, तो अपन इसीलिए अपन कहते हैं जैसे आयरन को अपन एम्प्टी स्टमक ले रहे हैं या फूड के साथ नहीं ले रहे हैं, क्योंकि भाई ये चीजें क्या करती है? आपके डाइजेशन प्रोसेस को सही होने नहीं देगी, जिससे जब डाइजेशन सही नहीं होगा तो फूड जो एब्जॉर्प्शन रेट है वो कम हो जाएगी। इसलिए कई ड्रग्स को अपन एम्प्टी स्टमक देते हैं, खाने के बाद ज्यादातर अपन यूज करते हैं, ताकि उसकी एब्जॉर्प्शन जो रेट है उस ड्रग की वो सही तरीके से बनी रहे। तो अपन ने कहा कि हाँ सर एब्जॉर्प्शन क्या हो रहा है? साहब एब्जॉर्प्शन होने से पहले डाइजेशन होना चाहिए। डाइजेशन का मतलब होता है लार्ज मॉलिक्यूल्स को स्मॉल मॉलिक्यूल्स में तोड़ना ही क्या कहलाता है? डाइजेशन कहलाता है। ठीक है, डाइजेशन के बाद एब्जॉर्प्शन हो गया। अब अगर मैं एब्जॉर्प्शन की बात करता हूं, सर एब्जॉर्प्शन क्या होता है? देखो, एब्जॉर्प्शन किसी भी ड्रग का कैसे होता है? अगर किसी भी ड्रग का मुझे एब्जॉर्प्शन कराना है तो इसके लिए एक इंपॉर्टेंट चीज है आपकी ब्लड वेसल्स की वॉल। ध्यान रखिएगा, ड्रग्स कई प्रकार की होती है। अगर मैं बात करूं, ड्रग्स दो प्रकार की होती है। ड्रग्स जो होती है वो आपको दो प्रकार की मिलेगी, टू टाइप्स की आपको मिलेगी। कौन कौन सी होती है साहब? एक तो वाटर सोल्यूबल होती है, वाटर सोल्यूबल, और एक फैट सोल्यूबल होती है। वाटर सोल्यूबल ड्रग्स होती है, एक फैट सोल्यूबल ड्रग होती है। अब मैंने कहा कि सर वाटर सोल्यूबल या फैट सोल्यूबल दोनों में क्या डिफरेंस है? समझिएगा सभी बच्चे इस बात को ध्यान से समझ लीजिएगा कि सर वाटर सोल्यूबल और फैट सोल्यूबल में क्या अंतर है। साहब, जो वाटर सोल्यूबल ड्रग्स होती है इनका एब्जॉर्प्शन कम होता है। क्यों होता है? इनका एब्जॉर्प्शन ज्यादा होता है। इनकी जो एब्जॉर्प्शन रेट होती है, इंक्रीज एब्जॉर्प्शन रेट, इंक्रीज एब्जॉर्प्शन रेट। ध्यान सभी लोग समझ लीजिएगा, वो ड्रग जो फैट सोल्यूबल होती है इनकी एब्जॉर्प्शन रेट ज्यादा होती है। वाटर सोल्यूबल ड्रग जो होती है इनकी एब्जॉर्प्शन रेट, इनकी जो एब्जॉर्प्शन रेट है, एब्जॉर्प्शन रेट इनकी क्या मिलेगी? आपको डिक्रीज आपको देखने को मिलेगी। तो जब मैंने कहा कि साहब वाटर सोल्यूबल ड्रग की एब्जॉर्प्शन रेट कम होती है और फैट सोल्यूबल ड्रग की एब्जॉर्प्शन रेट ज्यादा होती है, ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ध्यान रखिएगा, अपनी जितनी भी ब्लड वेसल्स होती है उन ब्लड वेसल्स की जो मेम्ब्रेन बनी होती है वो लिपिड, फोस्फोलिपिड्स की बनी होती है। तो अपनी जो ब्लड वेसल्स है
उन ब्लड वेसल्स की एंडोथीलियम आर मेड बाई फोस्फोलिपिड्स। तो क्या होगा बेटा, फोस्फोलिपिड से बनी है तो क्या होगा भाई, जो लिपिड सोल्यूबल चीज है वो जल्दी एब्जॉर्ब होकर चली जाएगी। लिपिड सोल्यूबल चीज को जल्दी एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा, तुरंत एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा। वाटर सोल्यूबल चीज को एब्जॉर्ब होने में टाइम लगेगा, ठीक है, क्योंकि भाई यहाँ पे ये वाटर सोल्यूबल है और ये लिपिड के अंदर सोल्यूबल है, तो लिपिड से ही जो एंडोथीलियम है ब्लड वेसल्स की, वो किससे बनी है, लिपिड से बनी है। तो अपन ने क्या कहा साहब, जल्दी चीज एब्जॉर्ब होकर चली जाएगी। क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा, एब्जॉर्प्शन में देखो, एब्जॉर्प्शन के अंदर क्या देखने को मिल रहा है, ये जो एब्जॉर्प्शन की आपकी प्रोसेस थी, यहाँ पे अपन ने स्टोमक बनाया। सर ये स्टोमक था, यस ये स्टोमक है, ये आपकी ड्रग्स है, ठीक, ये ड्रग्स थी यहाँ पे। अब यहाँ पे ये ब्लड वेसल्स आ गए, ये ब्लड वेसल्स है बेटा, ध्यान रख लेना, ये ब्लड वेसल्स है, ये ब्लड वेसल्स है, ये ब्लड वेसल्स है, ये ऑर्गन है, ये ऑर्गन है। तो मैंने कहा कि यहाँ से यहाँ जो ड्रग जा रही है, यहाँ से यहाँ जो जा रही है, यही प्रोसेस एब्जॉर्प्शन कहला रही है। यानी ऑर्गन से ब्लड में जाना एब्जॉर्प्शन कहलाता है। अब इसके लिए क्या रेस्पॉन्सिबल है साहब, इसकी एंडोथीलियम रेस्पॉन्सिबल है। इसका मतलब है वाटर सॉल्युबल जो ड्रग होगी वो कम एब्जॉर्ब होगी, उसकी एब्जॉर्प्शन रेट कम होगी। तो वाटर सॉल्युबल जो होगी, वाटर सॉल्युबल ड्रग्स आर जो कैपेसिटी होगी लेस एब्जॉर्बेबल, ओके, लेस एब्जॉर्बेबल होती है, ध्यान रखिएगा। जबकि जो फैट सोल्यूबल ड्रग्स होती है वो कैसी होती है, मोर एब्जॉर्बेबल होती है। तो अपने कहा वाटर सोल्यूबल ड्रग्स की जो इफेक्टिव एब्जॉर्प्शन रेट होती है, वाटर सोल्यूबल ड्रग एब्जॉर्प्शन रेट आर लेस देन कंपैरिजन ऑफ फैट सोल्यूबल ड्रग्स। इसका मतलब क्या हुआ कि भाई जो फैट सोल्यूबल ड्रग्स है उसकी एब्जॉर्प्शन रेट ज्यादा है, वो जल्दी एब्जॉर्ब हो जाएगी। तो कोई भी ध्यान रखना ना, अगर मैं ड्रग की बात कर रहा हूं बेटा, तो ड्रग के अंदर एब्जॉर्प्शन की बात कर रहा हूं, और एब्जॉर्प्शन के अंदर जब आपको पूछा जाए कि भाई जो एब्जॉर्प्शन हो रहा है वो कैसे हो रहा है, जो एब्जॉर्प्शन की जो रेट अपने को देखने को मिली, यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा कि वाटर सोल्यूबल ड्रग्स का एब्जॉर्प्शन कम हो रहा है, फैट सोल्यूबल ड्रग का एब्जॉर्प्शन ज्यादा हो रहा है। पहली चीज समझ में आ गई अपनी, यस सर, ये चीज आ गई साहब। वाटर सोल्यूबल ड्रग कम एब्जॉर्ब होगी, फैट सोल्यूबल ड्रग ज्यादा एब्जॉर्ब होगी। और एब्जॉर्प्शन का मतलब क्या होता है, ऑर्गन से ब्लड वेसल में जाना ही क्या कहलाता है, एब्जॉर्प्शन कहलाता है। अब आपसे कहा जाए कि सर और भी कोई चीज अफेक्ट करती है क्या, यस बेटा, और भी चीज अफेक्ट करती है। दूसरी चीज देखो, पहली चीज मैंने आपको बताया, यस सोल्यूबिलिटी भाई, सोल्यूबिलिटी में क्या बताया, वाटर सोल्यूबल, फैट सोल्यूबल ड्रग आर बेटर एब्जॉर्ब, फैट सोल्यूबल ड्रग आर बेटर एब्जॉर्ब, ये चीज मैंने बता दी, बेटर एब्जॉर्ब हो रही है। दूसरी चीज क्या होती है सर, दूसरी चीज आपको जो देखने को मिलेगी वो किसके अंदर, सोल्यूबिलिटी के अंदर। सोल्यूबिलिटी के बाद आता है भाई मीडियम मतलब क्या होता है सब, एसिडिक मीडियम है कि बेसिक है, ध्यान रखिएगा, एल्कलाइन है। जैसे मैंने कहा एसिडिक मीडियम है, एक एसिडिक मीडियम है और एक एल्कलाइन मीडियम है, अब आप समझिए, एसिडिक ड्रग आर बेटर एब्जॉर्ब इन एसिडिक मीडियम। कोई भी एसिडिक ड्रग, अगर कोई भी एसिडिक ड्रग है तो वो बेटर एब्जॉर्ब होगी कहाँ बेटा, एसिडिक मीडियम में। तो एसिडिक ड्रग, ध्यान रख लेना बेटा, एसिडिक ड्रग आर बेटर एब्जॉर्ब इन एसिडिक मीडियम and alkaline drug are better absorb in alkaline medium। अब आप समझिए, दोनों चीजों को समझिएगा। मैंने कहा एसिडिक मीडियम यानी कहाँ होएगा बेटा, स्टोमक। अगर मैं एसिडिक मीडियम की बात करूं तो स्टोमक में, और अगर मैं एल्कलाइन मीडियम की बात करूं तो इंटेस्टाइन के अंदर। तो ऐसी ड्रग जो इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब होगी, जो एल्कलाइन मीडियम की वो इंटेस्टाइन में जाके एब्जॉर्ब होगी, और कुछ ड्रग जो स्टमक में एब्जॉर्ब होगी वो उनका मीडियम क्या होगा, एसिडिक होगा। तो ध्यान रखिएगा, अगर जैसे डायरेक्टली सबसे पहली चीज कहाँ जाती है, स्टमक के अंदर जाती है, तो एसिडिक मीडियम जो होती है वो ज्यादा बेटर एब्जॉर्ब आपको देखने को मिलेगी। तो ज्यादा अगर मैं एब्जॉर्प्शन की रेट की बात करूं तो एसिडिक मीडियम, ध्यान रखिएगा,
एसिडिक मीडियम ज्यादा बेटर एब्जॉर्प्शन को बढ़ाने का काम करेगा, इंक्रीज एब्जॉर्प्शन को बढ़ाने का काम करेगा। सबसे पहले कॉन्टैक्ट ड्रग के क्या आ रहा है, एसिडिक मीडियम आ रहा है, इसलिए अगर कोई भी एसिडिक ड्रग अगर जाती है वो ज्यादा एब्जॉर्ब होगी कंपैरिजन किसके, एल्कलाइन मीडियम के। तो अपन ने कहा भाई पहली चीज क्या होती है, सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी में कौन सी साहब, वाटर सॉल्युबल ड्रग बेटर एब्जॉर्ब हो रही है। खास ही अगर उसने कहा कि स्टोमक से एब्जॉर्ब होने वाली है तो वो ड्रग कैसी होगी, एसिडिक मीडियम होगी, ये भी इसका एब्जॉर्प्शन रेट बढ़िया होगा। तो एसिडिक ड्रग आर एब्जॉर्ब इन एसिडिक मीडियम, एल्कलाइन ड्रग आर एब्जॉर्ब इन एल्कलाइन मीडियम। लेकिन जो एसिडिक ड्रग होगी वो बेटर एब्जॉर्ब होगी क्योंकि वो तुरंत एल्कलाइन एसिडिक एनवायरमेंट में जा रही है, स्टोमक के अंदर जा रही है, ओके, और तुरंत जाते एब्जॉर्ब हो जाएगी। तो यहाँ पे दोनों चीजें सबसे ज्यादा अफेक्ट करेगी। तीसरी चीज, अब सर तीसरी चीज क्या आती है एब्जॉर्प्शन के लिए, तीसरी चीज समझ लीजिएगा बेटा। थर्ड चीज कौन सी आ गई, जो तीसरी चीज अपन बताने जा रहे हैं, तीसरी चीज आती है आयोनाइज्ड, आयोनाइज्ड ड्रग। ध्यान रख लेना बेटा, अगर मैं आयोनाइज्ड ड्रग की बात करूं तो जो आयोनाइज्ड ड्रग्स होती है और एक होती है नॉन आयोनाइज्ड ड्रग्स। नॉन आयोनाइज्ड, नॉन आयोनाइज्ड ड्रग, तो आयोनाइज्ड ड्रग्स एंड नॉन आयोनाइज्ड ड्रग। अब ध्यान रखिएगा, नॉन आयोनाइज्ड ड्रग जो होती है वो फैट सोल्यूबल होती है। बात कैसी होती है बेटा, फैट सोल्यूबल या लिपिड सोल्यूबल। ये भी फैट सोल्यूबल है, ये भी फैट सोल्यूबल ड्रग है। ध्यान रखिएगा कौन सी बेटा, नॉन आयोनाइज्ड। सभी लीजिएगा, ध्यान रखिएगा, नॉन आयोनाइज्ड ड्रग कैसे होगी, फैट सोल्यूबल, जबकि आयोनाइज्ड ड्रग कैसे होगी, वाटर सोल्यूबल, वाटर सोल्यूबल। ये वाटर, इसका मतलब कोई भी ड्रग जो आयोनाइज्ड होगी वो वाटर सोल्यूबल होगी, तो इसकी एब्जॉर्प्शन रेट कम होगी। लेकिन कोई भी जब जो नॉन आयोनाइज्ड होगी उसकी एब्जॉर्प्शन रेट ज्यादा होगी। इसका मतलब नॉन आयोनाइज्ड ड्रग्स और कैसी मैंने बताया, लिपिड सोल्यूबल ड्रग्स, नॉन आयोनाइज्ड ड्रग्स हो, लिपिड सोल्यूबल ड्रग्स हो या एसिडिक मीडियम हो, इनका एब्जॉर्प्शन बहुत बढ़िया होगा। तो अगर मैं एक लाइन में बताऊं कि ऐसे ड्रग का एब्जॉर्प्शन ज्यादा होगा, सब ऐसे ड्रग जो लिपिड सोल्यूबल हो, बेटर एब्जॉर्प्शन। अगर मैं बेटर एब्जॉर्प्शन की बात करूं, बेटर एब्जॉर्प्शन के लिए क्या क्या चाहिए साहब, बेटर एब्जॉर्प्शन के लिए लिपिड सोल्यूबल ड्रग चाहिए, लिपिड सोल्यूबल होनी चाहिए पहली चीज। दूसरा काम क्या होना चाहिए साहब, लिपिड सोल्यूबल तो हुई, साथ में वो कैसी हो, वो एसिडिक मीडियम में हो, एसिडिक मीडियम में हो, ठीक। और तीसरा काम क्या हो, वो नॉन आयोनाइज्ड हो, नॉन आयोनाइज्ड हो, नॉन आयोनाइज्ड हो। तीन चीजें एब्जॉर्प्शन को बढ़ाती है, इंक्रीज करने का काम करती है। सभी लोग ध्यान रख ले, तीन चीजें इंक्रीज करने का काम करेगी। क्या क्या मैंने बताया, लिपिड सोल्यूबल होनी चाहिए, लिपिड सोल्यूबल अपन बता चुके हैं, लिपिड सोल्यूबल ड्रग आर बेटर एब्जॉर्ब, ओके। वाटर सोल्यूबल ड्रग जो होती है वो कम एब्जॉर्बेबल होती है, जबकि लिपिड सोल्यूबल ड्रग बेटर एब्जॉर्ब करती है। तो तीन चीजें इंपॉर्टेंट है जो आपको ध्यान रख लेनी है, ये मैंने बता दिया। अब इन्हीं चीजों को देखते हुए दो इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी एब्जॉर्प्शन को अफेक्ट करती है। सब एब्जॉर्प्शन के अंदर दो चीजें और आती है, एब्जॉर्प्शन के अंदर दो चीजें और आती है सर, क्या क्या आती है। एक टर्म्स आती है जिसको बोलते हैं फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। दूसरी चीज आती है बायो अवेलेबिलिटी, बायो अवेलेबिलिटी। दो चीजें समझिएगा, देखो फर्स्ट फास्ट मेटाबॉलिज्म क्या होता है, फर्स्ट फास्ट मेटाबॉलिज्म क्या होता है, चलिए इसकी बात कर लेते हैं। फर्स्ट फास्ट मेटाबॉलिज्म, ओके। फर्स्ट चीज देखो, जब भी अपन ने ड्रग ली, जब अपन ने ड्रग ली तो ड्रग क्या हुआ, स्टोमक से होती हुई, अपन ने बताया कि स्टोमक से होती हुई किसमें चली गई, ब्लड वेसल्स में चली गई बेटा, ब्लड वेसल्स में आ गई। यहाँ ब्लड वेसल्स के अंदर आ गई ड्रग, ठीक है। यहाँ से किसके पास जाती है, ये यहाँ से होती हुई ट्रेवल करके लिवर के पास जाती है, यहाँ से लिवर के पास जाती है। और जैसे ही लिवर के पास जाएगी, लिवर के द्वारा जो अमाउंट, सपोज करो आपने कोई ड्रग का अमाउंट 500 mg दिया था, आपने ड्रग का अमाउंट 500 mg दिया, ठीक है, ध्यान रखिएगा। लेकिन इस 500 mg में से इस लिवर ने लगभग इसमें से सपोज करिए 50 mg खुद मेटाबॉलिज्म के दौरान यूटिलाइज कर ले, 50 mg यूटिलाइज कर ली लिवर ने, तो सिर्फ कितनी बची आपके पास जो बची सिर्फ 450 mg बची। इसका मतलब ड्रग का अमाउंट ब्लड में कितना रह गया, 450 mg। 50 mg किसने ले ली, लिवर ने। कब ले ली, मेटाबॉलिज्म के दौरान। एक प्रकार का टोल टैक्स की तरह ही, ध्यान रखना, जब अपन गाड़ी को टोल से निकालते हैं तो अपने को कुछ टोल देना पड़ता है। उसी प्रकार से अगर आपको ड्रग को मेटाबोलाइज कराना है
तो उस दौरान जब आपकी ड्रग लिवर से होती हुई गुजरेगी, तो ध्यान रख लेना लिवर के द्वारा कुछ मेटाबॉलिज्म उसका करने के दौरान उसके अमाउंट में कमी कर दी जाएगी, कुछ डोज मेटाबॉलिज्म के दौरान कम हो जाएगी, और उस कम होने वाली डोज को क्या कहते हैं अपन, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होता है, उसको फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म कहते हैं। ठीक है, तो यानी अपन ने कहा द अमाउंट ऑफ ड्रग्स आर यूटिलाइज्ड बाय द लिवर ड्यूरिंग द मेटाबॉलिज्म, ध्यान रखिएगा, तो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म को इंडिकेट करता है। तो अपन ने बता दिया कि लिवर ने जो मेटाबॉलिज्म के दौरान ड्रग की अमाउंट को कम कर दिया, यूटिलाइज कर लिया, यस वही अमाउंट क्या कहलाता है बेटा, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म कहलाता है। अब बायोअवेलेबिलिटी क्या होती है, इसको समझ लीजिएगा कि सर बायोअवेलेबिलिटी क्या होती है, इसको देखिए। देखो जब बायोअवेलेबिलिटी की बात आएगी, साहब बायोअवेलेबिलिटी क्या होती है, ठीक है, लिवर ने 50 mg ले लिया, 50 mg ले लिया, बचा कितना आपके पास 450, सॉरी कितना बचा बेटा 450 mg, 450 mg, ये कहाँ पहुंचेगा, ये पहुंचेगा अयोटा के पास, अयोटा से कहा जाएगा ऑल बॉडी, क्योंकि काम करना है उसको, उस ड्रग को काम करना है सभी ऑर्गन्स पे जाके, सभी जगह वर्क करना है, तो ऑल बॉडी में जब वो जाएगी तो मैंने कहा उसके पास अमाउंट कितना बचा 450 mg। अब ये 450 mg जो बचा ये क्या जा रहा है बेटा, अयोटा के अंदर पहुंचा है, तो अयोटा में कितना पहुंचा 450 mg, जबकि ठीक कितना, ठीक आपने दिया कितना था 500 mg, दिया 500 mg, ये किसने ले लिया, ये लिवर ने ले लिया, ये लिवर ने इसको क्या बोल दिया, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म बोल दिया, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म बोल दिया, बची कितनी 450 mg, ये कहाँ पहुंची अयोटा में, जो ये अमाउंट पहुंचा, ये अयोटा में जो अमाउंट पहुंचा यही क्या कहलाता है बेटा, बायो अवेलेबिलिटी कहलाता है। इसी को बायो अवेलेबिलिटी कहते हैं, यानी द अमाउंट ऑफ ड्रग रीचिंग टू द अयोटा, रीचिंग टू द अयोटा, द ऑफ ड्रग रीचिंग टू द अयोटा, ध्यान रखिएगा अयोटा तक कितना अमाउंट पहुंचा यही क्या कहलाता है, बायो अवेलेबिलिटी कहलाता है। सभी लोग ध्यान रखिएगा, यानी अयोटा तक कितना अमाउंट पहुंचा ड्रग का फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म के बाद, ये अमाउंट क्या कहलाता है, बायो अवेलेबिलिटी कहलाता है। ये ड्रग, हर एक ड्रग का अलग अलग बायो अवेलेबिलिटी होती है, किसी ड्रग की 5% बायो अवेलेबिलिटी होती है, किसी ड्रग की 5-10% होती है, किसी की कितनी होती है, यानी अयोटा तक उसका अमाउंट कितना पहुंच रहा है यही बायो अवेलेबिलिटी को रिप्रेजेंट करता है। चलिए अब इसी बायो अवेलेबिलिटी में एक टर्म होती है बायो इक्विवेलेंट, जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ध्यान रखिएगा ये और समझ लीजिएगा, बायो इक्विवेलेंट। बायो इक्विवेलेंट क्या होता है, बायो इक्विवेलेंट, अब इसको समझिएगा बायो इक्विवेलेंट को। देखो बायो इक्विवेलेंट का मतलब क्या होता है, अगर बायो इक्विवेलेंट कंडीशन क्या कहती है, बायो इक्विवेलेंट भी रिलेटेड है बायो अवेलेबिलिटी से, लेकिन इसको कैसे समझेंगे अपन, अब इसको समझिएगा कि बायो इक्विवेलेंट का मतलब होता है कि अगर किसी भी दो ड्रग्स का, दो अलग अलग ब्रांड के ड्रग्स, ध्यान रखिएगा दो ब्रांड की ड्रग्स है, सपोज करिए दो ब्रांड की ड्रग्स आपके पास, दो ब्रांड की ड्रग्स है, ठीक है, जैसे ए और बी ब्रांड है आपके पास, ए ब्रांड है, ए ब्रांड है, एक बी ब्रांड है, तो दो ब्रांड की ड्रग है आपके पास, यहाँ पे मैंने बता दिया दो ब्रांड के ड्रग है। अब इसमें क्या देखा आपने, सब दो ब्रांड के ड्रग है, इसके अंदर इसकी जो बायो अवेलेबिलिटी है, इसकी जो बायो अवेलेबिलिटी है, जैसे सपोज करो आपने नॉर्मल डोज कितनी दी, इसकी डोज आपने एक व्यक्ति को दी 500 mg, 500 mg दिया, इसकी भी डोज आपने 500 mg दी, इसकी भी 500 mg दी, दोनों की 500 mg दी, लेकिन हुआ क्या, ध्यान से देखिएगा, हुआ क्या 500 mg देने के बाद इसकी जो बायो अवेलेबिलिटी, यानी बायो अवेलेबिलिटी कितनी हुई इसकी बायो अवेलेबिलिटी लगभग ये पहुंच रही है कितनी बेटा, समझ लीजिए, मैं परसेंटेज ले लूं, इसको अपन ने 100% ले लिया, ये 100% आपने दी, तो इसकी जो बायो अवेलेबिलिटी परसेंटेज कितना यूटिलाइज हो गया, यानी कितने परसेंट यहाँ पे पहुंची, सपोज करिए ये 100% में, यानी 500 mg का यहाँ पे आपको कितने परसेंट पहुंचा, लगभग 85% पहुंच रहा है, यानी 85% ड्रग कहाँ तक जा रही है, अयोटा तक पहुंच रही है, यानी ये इसकी बायो अवेलेबिलिटी है, ये बायो अवेलेबिलिटी समझ गया, यानी 85% ड्रग अयोटा में पहुंच रही है, यानी लगभग 5% ड्रग फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म में जा रही है। सभी लोग ध्यान रखिए, इसकी भी बात करी साहब, इसके जब देखा गया इसकी भी लगभग कितनी जा रही थी, 80 जा रही थी, इसकी 80% जा रही है, सेम ड्रग है, दोनों ही पैरासीटामोल है, ध्यान रखिएगा मैंने कहा सेम ड्रग है, ये दोनों ड्रग सेम है, ये भी पीसीएम है, ये भी पीसीएम है, ये भी पीसीएम है, ये दूसरे ब्रांड की, ये दूसरे ब्रांड की, लेकिन जब दोनों ड्रग को दिया गया तो एक ड्रग की बायो अवेलेबिलिटी 85% है, इसकी 80% है, तो साहब क्या करें, अब दोनों में समझिएगा बायो अवेलेबिलिटी अलग अलग, यानी इसका मतलब इफेक्ट जो आने वाला है
जो इफेक्ट जो आने वाला है वो भी कम आने वाला है, इसका कम इफेक्ट आएगा, इसके ज्यादा इफेक्ट रहेगा। तो हुआ क्या कि अगर ध्यान रखिएगा, अगर बायो अवेलेबिलिटी अगर 20 से कम है दोनों ड्रग्स के अंदर, 20 से कम है, लेस देन 20%, बायो अवेलेबिलिटी इज लेस देन 20%। अगर मैं किसकी बात कर रहा हूं, बायो अवेलेबिलिटी, बायो अवेलेबिलिटी लेस देन 20% है, टू डिफरेंट ब्रांड्स, टू डिफरेंट ब्रांड। अगर 20 से कम है, इन दोनों की 20 से कम है, देखो एक पिक्चर से 5 का अंतर है, कोई दिक्कत नहीं है, 5 का अंतर है, कोई दिक्कत नहीं है। जब 5 का अंतर हो तो इसका मतलब है ड्रग को आप ले सकते हो, चाहे आप ये भी ले लो चाहे ये भी ले लो। अगर ये ब्रांड अवेलेबल नहीं है तो आप ये भी ले सकते हो, ये अवेलेबल नहीं है तो ये ले सकते हो, ज्यादा कोई अंतर नहीं है, क्योंकि इनमें ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा अगर आपके लेने से। तो हुआ क्या कि अगर बायो अवेलेबिलिटी 20 से कम है तो ये ड्रग बायो इक्विवेलेंट ड्रग है। इस ड्रग को क्या बोलेंगे, इज द ड्रग इज, क्या होगी, द ड्रग इज बायो इक्विवेलेंट, द ड्रग इज बायो इक्विवेलेंट, ये ड्रग बायो इक्विवेलेंट। इसका मतलब ध्यान रखिएगा, अगर किसी भी ड्रग की जो बायो अवेलेबिलिटी है कितने से कम है, 20 से अगर कम है तो वो क्या रखेगी, बायो इक्विवेलेंट ड्रग होगी। ध्यान रखिएगा बायो इक्विवेलेंट होगी। लेकिन अब समझिए, सपोज करिए यहीं पे मैं बता दे रहा हूं, अब देखिए इसका तो जाया, ये तो आ रही है 85%, ये तो 80%, और ये सिर्फ कितने परसेंट आ रही है, ये आ रही है 40%। ध्यान से देखिएगा, ये कितने आ रही है, 40%। यानी इसकी बायोअवेलेबिलिटी जब आपने 100% ड्रग दी तो सिर्फ 40% ड्रग आपके एओर्टा तक पहुंच रही है, और इसकी कितनी पहुंच रही है, 85% पहुंच रही है। अब ये जो डिफरेंस है ये 20 से ज्यादा हो गया, मोर देन 20 हो गया। अब जब मोर देन 20 से ज्यादा डिफरेंस आए इन दो ब्रांड के अंदर बायोअवेलेबिलिटी के अंदर, तो ये ड्रग नॉन बायो इक्विवेलेंट हो जाएगी। इसको मैं कहूंगा नॉन बायो इक्विवेलेंट ड्रग्स, नॉन बायो इक्विवेलेंट ड्रग्स। ये नॉन बायो इक्विवेलेंट ड्रग है, इसका मतलब है आपको ये ड्रग्स अब आप डिफरेंट ब्रांड की नहीं ले सकते हो, क्योंकि अगर आपने लिया तो वो इफेक्ट ही नहीं करेगी। क्योंकि सपोज करो जो डॉक्टर ने आपको दी है, जो डॉक्टर ने आपको प्रोवाइड कराई है, वो इस मैकेनिज्म के आधार पर कराई है कि अगर मैं ये ड्रग 100% दे रहा हूं तो लगभग इसको कितनी तो मिल ही रही है, 85% तो मिल ही रही है, कोई दिक्कत नहीं है। 85% के हिसाब से इसने दिया है, क्योंकि इसको डॉक्टर को जो फार्मा वाले थे उन्होंने समझाया था कि सर ये जो ड्रग आएगी इतना इसकी बायोअवेलेबिलिटी है, तो उसको डॉक्टर को जितना अमाउंट चाहिए था उसका मिल रहा है। लेकिन आपने क्या हुआ, जब आप फार्मासिस्ट के पास गए दवाई लेने गए तो उसके पास ये ए वाली ब्रांड की ड्रग नहीं थी, उसने बी वाली दे दी कि सर देखो साल्ट सेम ही है, बस ब्रांड डिफरेंट है। उसके अंदर भी कितना था सर, ये भी 500 mg का था, ये भी 500 mg है। लेकिन हुआ क्या बेटा, 500 mg तो दोनों थी, लेकिन इसकी बायोअवेलेबिलिटी सिर्फ कितनी थी, 40% थी। अब 40% थी तो ये इस लेवल का काम नहीं कर पाएगी, तो इस लेवल का काम नहीं कर पाएगी, इसका मतलब है ये ड्रग्स अब काम ही नहीं करेगी, और उसके अंदर जिस पर्पज से वो ड्रग दी गई थी वो काम नहीं करेगी, और उसको जो डिजीज पोर्शन था वो इंक्रीज होता रहेगा, बढ़ता रहेगा। तो जैसे नॉन बायोइक्विवेलेंट ड्रग का अगर मैं आपको एग्जाम्पल बता दूं, तो नॉन बायोइक्विवेलेंट ड्रग जो होती है कौन सी होती है, नॉन बायोइक्विवेलेंट ड्रग जो होती है कौन सी होती है, फेनिटोइंस। तो फेनिटोइंस आर द नॉन बायोइक्विवेलेंट ड्रग्स, क्योंकि कैसे ड्रग्स होती है भाई, नॉन बायोइक्विवेलेंट है, और नॉन बायोइक्विवेलेंट है इसका मतलब है कि ये जो ड्रग्स है, ध्यान रख लेना बेटा, इस ड्रग्स के अंदर ध्यान रख लेना, अगर आपने ब्रांड चेंज कर दिया तो यहाँ पे क्या देखने को मिल सकता है कि दोनों के अंदर रिएक्शन हो सकती है, यानी उसको सीजर आ सकते हैं। क्यों सीजर आ सकते हैं, क्योंकि जो आपने ए ब्रांड दिया था उसका जो इफेक्ट था वो 85% आ रहा था, जबकि बी ब्रांड का इफेक्ट सिर्फ 40% आ रहा है। इसका मतलब है ड्रग सही से वर्क नहीं कर पाएगी, और जब वर्क नहीं कर पाएगी तो पेशेंट को सीजर आ जाएगा, क्योंकि ये एंटी सीजर ड्रग है। और सीजर के अंदर आपको ब्रांड चेंज नहीं करना है, भले ही उसमें भी फेनिटोइन ही हो, भले ही उसमें ही चेंज हो, लेकिन आपको ब्रांड को चेंज नहीं करना है, सेम ब्रांड आपको अप्लाई करनी है। तो यहाँ पे मैंने बता दिया है, नॉन बायो इक्विवेलेंट ड्रग आपको फॉलो करनी है फेनिटोइन। क्लियर हो गया सभी को मैंने बता दिया है। कैसे बताया, देखो दोनों चीजें देख लीजिएगा, क्या बताया, मोर देन 20% नॉन बायो इक्विवेलेंट ड्रग्स है। कैसी है भाई, नॉन बायो इक्विवेलेंट ड्रग है, दोनों चीजें बता दी। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो अभी तक अपन ने जो बताया, क्या क्या टर्मिनोलॉजी बताई, सभी लोग समझ लीजिए। एब्जॉर्प्शन में अपन एब्जॉर्प्शन पढ़ रहे थे, और एब्जॉर्प्शन में क्या क्या बताया, देखो एब्जॉर्प्शन में क्या क्या बता दिया। पहली चीज, फर्स्ट अपन ने बताया कि साहब ड्रग जो होती है कैसे कैसे एब्जॉर्ब करती है, कौन कौन से मीडियम चाहिए भाई, लिपिड सोल्यूबल होनी चाहिए,
लिपिड सॉल्युबल, दूसरा मीडियम, तीसरा नेक्स्ट अपन ने मीडियम बता दिया, आयोनाइज्ड एंड नॉन आयोनाइज्ड। ठीक, ये चीजें अपन ने बताई कि कौन सी ड्रग है, कैसा है, यह वाटर सॉल्युबल तो नहीं है, यह मीडियम एसिडिक है कि एल्कलाइन है, ये तीनों चीजें बताई। इसके बाद अपन ने बताया, क्या बताया नेक्स्ट, इसके बाद बता दिया साहब, यस, इसके बाद फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म बता दिया, इसके बाद बायोअवेलेबिलिटी बता दी, बायोअवेलेबिलिटी बता दी। नेक्स्ट तीसरा बायोइक्नोन बायोइक्विवेलेंट ड्रग बता दी। ये सब टर्मिनोलॉजी मैंने अभी आपको डिस्कस कर दी है, सभी प्रकार की कौन कौन सी ड्रग कैसे एब्जॉर्ब होएगी, किस प्रकार से एब्जॉर्ब होएगी, सभी लोग ध्यान दे ले। इंपॉर्टेंट है, जो जो टर्मिनोलॉजी मैंने आपको बताई है सभी एग्जाम के अंदर इंपॉर्टेंट आपको पूछे जाने वाली है। तो सभी बच्चों को मैं फिर कह देता हूं भाई, आपके लिए जितने मैंने एब्जॉर्प्शन के अंदर जो जो टर्मिनोलॉजी बताई है, ये सभी प्रकार की टर्मिनोलॉजी आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है। बस आपको क्या करना है, जो जो चीजें मैंने बताई उसको बेटा लिखते रहिएगा, फोकस रहिएगा, लिखते रहिएगा, चालू रहिएगा, तो आप इजीली इसको देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट लेके चलता हूं। ये हो गया एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन के बाद आता है, पहली चीज अपन ने पढ़ ली एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन के बाद आता है डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन, सर डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है भाई? डिस्ट्रीब्यूशन समझिए अब क्या हो रहा है, देखो पहले चीज कहां गई थी, पहले चीज कहां गई थी साहब? ऑर्गन से ब्लड में गई थी, ऑर्गन से ब्लड में। अब इसका उल्टा हो रहा है, ऑर्गन से ब्लड में गई थी। पहले क्या हुआ था, ये स्टोमक था, ये स्टोमक था, ये ब्लड वेसल्स है बीच में, ये ब्लड वेसल्स है। अब हो रहा क्या है, और ये दूसरा ऑर्गन आ गया साहब, ये दूसरा ऑर्गन आ गया, कोई भी सपोज करिए, कोई भी ऑर्गन आ गया, लिवर आ गया, ये आ गया। अपन ने कहा कि साहब यहां से यहां जाना, ये एब्जॉर्प्शन है। फिर यहां से यहां जाना, ये क्या हो रहा है भाई? देखो अब यहां से कहां जा रही है, ऑर्गन से ब्लड वेसल्स में जा रही है, ऑर्गन से ब्लड वेसल में जाना ही डिस्ट्रीब्यूशन कहलाता है। अब वो डिस्ट्रीब्यूट होगी, अब डिस्ट्रीब्यूट होगी तो ध्यान रखिएगा उल्टा, अगर आपसे कहे उल्टा हो रहा है यहाँ पे। डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है कि ड्रग को आप डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, बांट रहे हो अलग अलग जगह, और अलग अलग जगह बांटने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा बेटा? ब्लड वेसल्स का सहारा वापस लेना पड़ेगा, क्योंकि पहले वो मेटाबॉलिज्म होने के लिए गई थी, अब यहाँ से वापस यहाँ पे जाएगी। तो अपन ने कहा कि साहब पहले ऑर्गन से ब्लड में गई थी, अब क्या जाएगा? अब ध्यान रखना, ऑर्गन से ब्लड में गई थी, अब और ब्लड से कहां जाएगी? ऑर्गन्स के अंदर ट्रांसफर होगी, क्योंकि आपको डिफरेंट ऑर्गन में उसको ट्रांसपोर्ट करना है, भेजना है। तो पहले यहां से यहां आ गई, अब यहां से यहां जाएगी, और यहां से यहां जाने वाली प्रोसेस को अपन ने क्या कह रहे हैं? डिस्ट्रीब्यूशन कह रहे हैं। और डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर अपन ने बता दिया सर, डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर क्या हो रहा है कि अब जो ब्लड वेसल्स में जो दवा थी भाई, जो आपने मेडिसिन दी है, अब वो डिफरेंट ऑर्गन्स के पास जाने वाली है और वहां पे काम करने वाली है। कैसे जाती है डिस्ट्रीब्यूशन, कैसे कैसे होता है, सभी लोग ध्यान से देख लीजिए। देखो डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर दो चीजों पे डिपेंड होता है। डिस्ट्रीब्यूशन बेटा दो चीजों पे डिपेंड होता है। डिस्ट्रीब्यूशन दो चीजों पे डिपेंड है। किन किन चीजों पे डिपेंड है सर? डिस्ट्रीब्यूशन दो चीजों पे डिपेंड है। पहली चीज क्या होती है साहब? पहला होता है फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन की जब हम बात, क्योंकि मैंने पढ़ा था भाई मेटाबॉलिज्म, और मेटाबॉलिज्म के बाद भाई नेक्स्ट आ गया डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, तो अगर अपन बात करते हैं, ओके नेक्स्ट पहली चीज क्या होगी, देखो फर्स्ट क्या पड़ेगा, पहले सीरीज वाइज दोनों को समझ लेते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन में दो चीजें होती है, एक तो लोडिंग डोज होती है, मेंटेनेंस डोज होती है। मैंने कहा सर लोडिंग डोज, लोडिंग डोज, एक मेंटेनेंस डोज, मेंटेनेंस डोज, लोडिंग डोज, मेंटेनेंस डोज। सर लोडिंग डोज क्या होती है? लोडिंग डोज ध्यान रख लेना, लोडिंग डोज क्या होती है? द अमाउंट ऑफ ड्रग कैन प्रोड्यूस इफेक्ट, अमाउंट ऑफ ड्रग कैन प्रोड्यूस इफेक्ट। ध्यान रख लेना, ड्रग की वह मात्रा जो आपको इफेक्ट प्रोड्यूस करने के लिए चाहिए वो क्या कहलाएगी? लोडिंग डोज कहलाएगी। जैसे सपोज करो, अगर मुझे ड्रग की कितनी मात्रा चाहिए कि वो उस बीमारी को सही कर दे, उस बीमारी को सही करने के लिए ब्लड में उसका कितना अमाउंट चाहिए, अमाउंट ऑफ ड्रग प्रेजेंट इन द ब्लड फॉर ट्रीट द डिजीज, ट्रीट द डिजीज, ध्यान रखिएगा, वो लोडिंग डोज कहलाएगी। लोडिंग डोज जैसे मैंने आपको दे दिया 1000 mg, 1000 mg मैंने आपको दे दिया। 1000 mg का मतलब है कि कोई भी ड्रग एक ऐसी ड्रग है जिसको उसको इफेक्ट में आने के लिए कितना mg चाहिए भाई? उसको 1000 mg चाहिए। लेकिन वो ड्रग, अब देखो क्या होता है, लोडिंग डोज किस पे डिपेंड होती है? लोडिंग डोज आर डिपेंड ऑन,
लोडिंग डोज आर डिपेंड ऑन डिस्ट्रीब्यूशन। देखो लोडिंग डोज जो डिपेंड हो जाएगी वो डिस्ट्रीब्यूशन पे डिपेंड होगी, कितनी देर में डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। तो लोडिंग डोज का जो डिपेंडेंसी होती है वो डिस्ट्रीब्यूशन पे होती है। यस, तो अपन ने कहा लोडिंग डोज किस पे डिपेंड है बेटा? डिस्ट्रीब्यूशन पे। लोडिंग डोज डिपेंड होती है डिस्ट्रीब्यूशन पे। सभी लोग ध्यान दे ले, लोडिंग डोज डिपेंडिंग ऑन डिस्ट्रीब्यूशन। तो याद रखिएगा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि साहब लोडिंग डोज किस पे डिपेंड है? लोडिंग डोज डिस्ट्रीब्यूशन पे डिपेंड है। ठीक है, तो आपने जैसे सपोज करो कोई भी ड्रग थी जिसका इफेक्टिव डोज आपको इफेक्ट लाने के लिए आपने पहले कितना अमाउंट चलाया? लगभग उस बीमारी को सही करने के लिए 1000 mg चलाया, क्योंकि उसका 1000 mg जब आप दोगे तब जाके वो डिस्ट्रीब्यूट इतना कर पाएगी कि अपना इफेक्ट प्रोड्यूस कर पाए। इसका मतलब है उसका डिस्ट्रीब्यूशन, आप जैसे आपने कहा कि मैं भंडारा कहीं करने जा रहा हूं और मैं भंडारा करने जा रहा हूं, वहां पे 1000 लोग हैं, लेकिन आप प्रसादी सिर्फ 10 लोगों की बना के ले जा रहे हैं, तो 1000 लोगों के पास तो चीज पहुंच ही नहीं पाएगी। तो कम से कम एक बार में इतना तो हो कि एक चीज सबके पास पहुंच जाए, एक बार तो पहुंची जाए, तो वो चीज है, कब उसी को लोडिंग डोज कहते हैं। अब आपने देखा कि साहब मैंने भंडारा करा दिया और हर एक 6 घंटे के बाद वहां पे 1000 लोग रिप्लेस हो रहे हैं, हर 6 घंटे के बाद मुझे और उतने खाने की आवश्यकता पड़ रही है। इसका मतलब ये क्या हुआ? ये साहब अब आ गई आपकी मेंटेनेंस डोज। ये आपकी मेंटेनेंस डोज कि भाई मेंटेनेंस डोज है कि आपको उस ड्रग का अमाउंट कितनी आपको ब्लड में मेंटेन करना है, आपको उस ड्रग का अमाउंट उस ब्लड में मेंटेन करना है। कैसे मेंटेन करेंगे? क्योंकि द मेंटेनेंस डोज आर डिपेंड ऑन द एक्सक्रीशन। सभी लोग ध्यान रख लेना बेटा, तो मेंटेनेंस डोज डिपेंडिंग ऑन किसके ऊपर डिपेंड है? यस, ये डिपेंड होता है एक्सक्रीशन पे। एक्सक्रीशन पे जैसे सपोज करो मैंने कहा कि ये जो ड्रग है 6 आवर के अंदर 500 mg एक्सक्रीट हो रही है। 6 आवर में 500 mg एक्सक्रीट हो रही है। इसका मतलब मुझे इस बीमारी को सही करने के लिए कितना mg चाहिए? ध्यान रखिएगा, मुझे बीमारी को सही करने के लिए, किसी भी डिजीज को सही करने के लिए, ट्रीटमेंट के लिए मुझे इस ड्रग का कितना अमाउंट चाहिए? 1000 mg। 1000 mg मैंने दे दिया साहब, ड्रग सही होने लगी। लेकिन हुआ क्या? अगले 6 घंटे में इस ड्रग का 50% अमाउंट यानी लगभग 500 mg जो ड्रग थी वो बाहर निकल गई, एक्सक्रीट हो गई। अब एक्सक्रीट हो गई तो ड्रग कितनी बची आपके पास? ओनली कितनी बच गई आपके पास? 500 mg रह गई। साहब मेरे पास तो 500 mg रह गई, बॉडी कह रही कि मेरे पास 500 रह गई, और 500 रह गई तो ध्यान रख लेना अब ये इसके ऊपर काम नहीं कर पाएगी। अब जब काम नहीं कर पाएगी तो अब आपको इसको क्या करना पड़ेगा? साहब प्लस 500 mg और देना पड़ेगा। अब 500 mg और देना पड़ेगा तो क्या हुआ साहब? 500 ये जो 500 mg आपने और किया ये किस पे डिपेंड था? क्योंकि इसका हर 6 आवर में 500 mg एक्सक्रीट हो रहा था। इसका मतलब जो आपकी मेंटेनेंस डोज है वो भाई किस पे डिपेंड हो रही है? साहब एक्सक्रीशन पे डिपेंड हो रही है। जितना एक्सक्रीट हो रहा है उतने ही घंटे में आपको, यानी एवरेज 6 आवर में आपको क्या देना है बेटा? उसको हर 500 mg डोज आपको उसको प्रोवाइड करानी है। 500 mg डोज आपको प्रोवाइड करानी है ताकि उसका जो लेवल है 1000 mg बना रहे ब्लड के अंदर। तो क्या हुआ भाई? मैंने 2 चीज समझाई, ध्यान रख लेना। क्या चीज बताई? कि सर जो लोडिंग डोज होती है वो डिस्ट्रीब्यूशन पे डिपेंड है, लोडिंग डोज डिस्ट्रीब्यूशन पे डिपेंड है, ठीक है। और जो मेंटेनेंस डोज है वो किस पे डिपेंड है? एक्सक्रीशन पे डिपेंड है। तो मेंटेनेंस डोज आर डिपेंड ऑन द एक्सक्रीशन एंड लोडिंग डोज आर डिपेंड ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन। लोडिंग डोज क्या होती है? अमाउंट, ड्रग का वह अमाउंट ब्लड के अंदर जो किसी बीमारी को सही करने के लिए अपने को चाहिए बेटा, वो लोडिंग डोज कहलाता है। अगर मैं मेंटेनेंस डोज की बात करूं तो उस ड्रग में उस अमाउंट को मेंटेन करे रहना, उस ड्रग के अमाउंट को ब्लड में मेंटेन करे रहना कि भाई 1000 mg आपको सही करने के लिए चाहिए और वो बना रहे वो उसको, क्योंकि अपन तभी उस बीमारी को सही कर पाएंगे। तो वो कितना हो रहा है? मैंने कह दिया है कि हर एक 6 घंटे में वो ड्रग आधी हो रही है, तो हर 6 घंटे में आपको उस ड्रग को रिप्लेस करते जाना है। हर उतनी ड्रग उतना ही अमाउंट आप उसको देते जाइए ताकि आपकी मेंटेनेंस डोज बनी रहे, जो आपने लोडिंग डोज दिया था वो मेंटेन बनी रहे, रेगुलर बनी रहे, तभी आप उस बीमारी को सही कर पाएंगे। तो मैंने आपको बताया किसके बारे में बताया? यहां पे अपन ने बताया साहब डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बताया। किसकी खानी बताई है? डिस्ट्रीब्यूशन। तो एब्जॉर्प्शन के अंदर अपन ने जो जो चीजें बताई वो सारी चीजें मैंने यहाँ बता दी। नेक्स्ट जो चीज आपको बताई है साहब डिस्ट्रीब्यूशन में क्या क्या होने वाला है, ये सारी चीजें बता दी। 2 चीजें इंपॉर्टेंट है जो आपको डिस्ट्रीब्यूशन में याद रखनी है। यस, तो पहली था एब्जॉर्प्शन, दूसरा था डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, अब इसी के अंदर 2-4 चीजें और टर्मिनोलॉजी होती है। देखो आपको ध्यान देख लेना है कि 2-4 पार्ट क्या क्या आते हैं साहब। एक पोटेंसी आ जाता है, एक वर्ड आ जाता है साहब पोटेंसी। पोटेंसी वर्ड आता है। पोटेंसी क्या होता है? ठीक है, अब अगर मैं पोटेंसी की बात करता हूं साहब, पोटेंसी का मतलब होता है ड्रग का वह मिनिमम अमाउंट। साहब मिनिमम अमाउंट ध्यान रखिएगा,
मिनिमम अमाउंट ऑफ द ड्रग, मिनिमम अमाउंट ऑफ ड्रग कैन प्रोड्यूस इफेक्ट, कैन प्रोड्यूस इफेक्ट, कैन प्रोड्यूस इफेक्ट, ये पोटेंसी कहलाती है। भाई ये हाई पोटेंट ड्रग है, बहुत कम मात्रा में ही, ध्यान रख लेना, इफेक्ट कर रही है, काम कर रही है, तो ध्यान रख लेना पोटेंसी जो होती है, अगर किसी ड्रग की पोटेंसी हाई है, किसी ड्रग की पोटेंसी हाई है, इसका मतलब समझिएगा वो ड्रग कम मात्रा में भी काम कर रही है, मिनिमम अमाउंट में इफेक्ट कर रही है, और सबकी पोटेंसी अलग अलग होती है। जैसे समझिए, मैं आपको समझा देता हूं, यहां पे समझिएगा पोटेंसी को कैसे अपन निर्धारित करेंगे। जैसे सपोज करिए एक मॉर्फिन है, एक मॉर्फिन है बेटा, अब ये मॉर्फिन है एक तो, और एक पैरासीटामोल है, एक पीसीएम है। यस, अगर मैं इन दोनों की पोटेंसी की बात करूं, देखो जो मॉर्फिन होती है वो 5 mg में ही काम कर जाएगी, 5 mg, जबकि पैरासीटामोल यहाँ पे काम कर रही है 500 mg में, 500 mg में काम कर रही है। अब होगा क्या, अगर कोई व्यक्ति भी, ध्यान रख लेना, जो मॉर्फिन होती है अगर उसकी 4-5 टेबलेट भी खा जाए तो ध्यान रखना उसका इफेक्ट बहुत ज्यादा होगा, क्योंकि ये मोर पोटेंट ड्रग है, मोर पोटेंट ड्रग है, ध्यान रखिएगा, मोर पोटेंट है। ये लेस पोटेंट, अगर इसकी 5-7 दवा आप खा भी जाओगे पैरासीटामोल की तो कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि लेस पोटेंट है, लेस पोटेंसी है इसकी, क्योंकि इसकी टॉक्सिक इफेक्ट बहुत ज्यादा पे आती है। लगभग आप 10,000 mg जब आप इंड्यूस करें अपने अंदर, व्यक्ति टॉक्सिसिटी कर लेगा, तब जाके उसको टॉक्सिक इफेक्ट उसके अंदर देखने को मिलेंगे। जबकि यहां आपको 50 mg पे भी, 50 mg पे ही आपको टॉक्सिक इफेक्ट, आपको इफेक्ट प्रोड्यूस हो रहे हैं। यहाँ पे 1000 mg पे आपको इफेक्ट प्रोड्यूस हो रहे हैं। इसका मतलब आपको लगभग यहाँ पे 10 टैबलेट से ज्यादा टैबलेट खानी पड़ेगी। यहाँ पे आप 2-3 टैबलेट खाने के बाद भी आप क्या हो रहे हो, सफर कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो पोटेंसी की बात जब आप करते हैं एग्जाम में, तो आप ध्यान रखिएगा कि वो ड्रग, अमाउंट यहाँ पे मैटर नहीं करता है, पोटेंसी, हाई पोटेंट ड्रग होती है, लो पोटेंट। हाई पोटेंट ड्रग कौन सी होती है, जिनकी मिनिमम अमाउंट यानी कम अमाउंट में भी टॉक्सिसिटी कॉज कर देती है। और जो लेस पोटेंट ड्रग होती है, ये लेस पोटेंट ड्रग को अपन ओवर द काउंटर ड्रग्स बोलते हैं, ओवर द काउंटर ड्रग्स। ध्यान रखिएगा, वो ड्रग्स जो ओवर द काउंटर आपको मिलती है, यानी मार्केट में मिलती है, जब आप कहने पे मिल जाती है, क्योंकि इनकी पोटेंसी कम होती है, इसलिए ओवर द काउंटर ड्रग्स आपको प्रोवाइड कराई जाती है। जबकि मॉर्फिन जो है मोर पोटेंट ड्रग है, और यहां पे अगर आपने इसको दे दिया तो भाई ये गड़बड़ कर देगी, इसलिए इसको डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन से ही दिया जाता है, क्योंकि हाई पोटेंसी शो करती है। तो अपन ने बता दिया पोटेंसी। एक वर्ड और आता है, सर एफिकेसी क्या होता है, एफिकेसी क्या होता है, ये भी वर्ड एग्जाम में आ जाता है। एफिकेसी की बात कर रहा हूं, एफिकेसी, देखो एफिकेसी क्या होता है, एफिकेसी का मतलब होता है साहब मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ड्रग कैन प्रोड्यूस इफेक्ट इन द लेबोरेटरी। यस, देखिए एफिकेसी का मतलब क्या होता है, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ड्रग कैन प्रोड्यूस, ध्यान रख लेना, मैक्सिमम अमाउंट ड्रग कैन प्रोड्यूस इफेक्ट, मैक्सिमम दूसरे पेन से मैं राइट कर दे रहा हूं, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। यस, देखो मैं क्या कह रहा हूं, ध्यान से सुन लेना। एफिकेसी क्या कहलाता है बेटा, एफिकेसी का मतलब होता है मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ड्रग कैन प्रोड्यूस इफेक्ट इनटू लेबोरेटरी। ध्यान रख लेना, लेबोरेटरी के अंदर जो चेक किया जा रहा है, और उसके मैक्सिमम इफेक्ट, भाई कितना काम कर सकती है, ये क्या कॉज कर सकती है, ये एफिकेसी कहलाएगा। तो फिर सर इफेक्टिवनेस क्या होती है, इफेक्टिवनेस क्या होती है, अब यहां पे समझ लीजिएगा इफेक्टिवनेस क्या होती है। देखो थ्योरी टर्मिनोलॉजी की बात कर रहा हूं मैं, इफेक्टिवनेस क्या होती है, ये एफिकेसी है, वो पोटेंसी था, ये एफिकेसी है, इफेक्टिवनेस है। इफेक्टिवनेस क्या होती है, द मिनिमम अमाउंट ऑफ ड्रग, the minimum amount of drug can produce the effect, okay, in practically। तो अगर प्रैक्टिकली इफेक्ट प्रोड्यूस हो रहा है कम डोज पे, मिनिमम डोज पे, क्या ये काम कर रही है क्या, यस, उसको क्या कहते हैं अपन, इफेक्टिवनेस कहते हैं, ध्यान रखिएगा। तो मैंने बता दिया यस। तो सब पोटेंसी क्या होती है, एफिकेसी क्या होती है, इफेक्टिवनेस क्या होती है, यस, ओके। और ये दोनों जो बता दिया है, टॉलरेंस क्या होता है। टॉलरेंस की अगर बात करते हैं सर, टॉलरेंस अगर आपसे कहते कि टॉलरेंस क्या होता है, तो साहब टॉलरेंस की अगर बात करें कि अगर आपको ड्रग का अमाउंट बढ़ाया जा रहा है,
सेम इफेक्ट लाने के लिए अगर आपको ड्रग का अमाउंट बढ़ाया जा रहा है, वो टॉलरेंस कहलाता है। इसका मतलब ड्रग क्या हो गई है, उसकी टॉलरेंस पावर बढ़ गई है। आप पहले 50 mg ले रहे थे, अब आप 60 mg ले रहे हो, अब फिर आप 70 mg लेने लगे। सेम इफेक्ट लाने के लिए इंक्रीज द अमाउंट डोज ऑफ इंक्रीज अमाउंट ऑफ द ड्रग या डोज ऑफ ड्रग फॉर प्रोड्यूस सेम इफेक्ट। ध्यान रख लेना, आपने जो डोज है, अमाउंट है, वो बढ़ा दिया है सेम इफेक्ट लाने के लिए। फिर आपने 100 कर दिया, फिर आप 1 टेबलेट लेने लगे, 2 लेने लगे, 3 लेने लगे, और इफेक्ट सेम आ रहा है। जैसे नींद की दवा अपन बात करते हैं, ओके, अगर जो अल्ट्राजोराम दे रहे हैं अपन, इस प्रकार की ड्रग्स जो अपन दे रहे हैं, इनकी जो धीरे धीरे जो कैसे होती जाती है बेटा, ये टॉलरेंस, इनकी जो पावर होती है वो बढ़ती चली जाती है। यस, उसको अपन टॉलरेंस कहते हैं। तो अब बात है कि इनटॉलरेंस, सब ऐसी ड्रग्स इनटॉलरेंस, इनटॉलरेंस ऐसी ड्रग्स होती है जिनको आप थोड़ा सा भी दे दो और वो टॉक्सिक इफेक्ट दे दे। इनटॉलरेंस ड्रग अगर मिनिमम अमाउंट में भी आपने दिया था और उसने टॉक्सिक इफेक्ट दे दिया, इन मिनिमम अमाउंट ऑफ ड्रग, मिनिमम अमाउंट ध्यान रखिएगा, मिनिमम अमाउंट ऑफ ड्रग कैन प्रोड्यूस टॉक्सिक इफेक्ट। यहां पे उसने टॉक्सिक इफेक्ट दे दिए, अपने कम से कम अमाउंट पे भी टॉक्सिक इफेक्ट दे दिए। इसका मतलब वो ड्रग उसके लिए इनटॉलरेंस थी, वो ड्रग उसकी बॉडी के लिए सहनीय नहीं थी, उसको इनटॉलरेंस ड्रग के अंदर रखा जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, अपन ने बता दिया है जो जो इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी आपको डिस्ट्रीब्यूशन के रिगार्डिंग आपको याद रखनी है, सब चीजें बता दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एब्जॉर्प्शन हो गया है, डिस्ट्रीब्यूशन हो गया है, अब मैं बात करता हूं मेटाबॉलिज्म की। बात कर रहे हैं मेटाबॉलिज्म। सर मेटाबॉलिज्म क्या होता है? साहब मेटाबॉलिज्म मेनली जब देखने को मिलता है ना बेटा, मेटाबॉलिज्म मेनली लिवर में होता है, मेनली मेटाबॉलिज्म। तो सभी लोग ध्यान रख ले, साहब मेनली मेटाबॉलिज्म कहाँ होता है? मेनली मेटाबॉलिज्म लिवर के अंदर होता है, मेनली लिवर के अंदर मेटाबॉलिज्म होता है। तो अरे मेटाबॉलिज्म कौन कराता है? विद द हेल्प ऑफ एंजाइम। ध्यान रख लेना बेटा, विद द हेल्प ऑफ एंजाइम। कोई भी मेटाबॉलिज्म होगा उसके पीछे एंजाइम का हाथ होगा, एंजाइम के बिगर मेटाबॉलिज्म नहीं होगा। इसका मतलब कोई भी एंजाइम या डाइजेशन आपको कराना है, या सॉरी आपको मेटाबॉलिज्म कराना है, तो मेटाबॉलिज्म के लिए आपको क्या चाहिए बेटा? एंजाइम चाहिए। इसका मतलब ड्रग भी 2 प्रकार की होती है। ओके, मेटाबॉलिज्म ड्रग का जो होता है वो 2 प्रकार का होता है। 2 प्रकार का आपको मेटाबॉलिज्म आपको देखने को मिलेगा, 2 प्रकार की ड्रग आपको मेटाबॉलिज्म के रूप में देखने को मिलेगी। एक ड्रग होती है एंजाइम इंड्यूसर, एक होती है एंजाइम इनहिबिटर। मैंने कहा एंजाइम इंड्यूसर, एक ड्रग होती है एंजाइम इनहिबिटर्स। एंजाइम इंड्यूसर क्या होती है? एंजाइम इंड्यूसर ध्यान रख लेना, ऐसी ड्रग, ध्यान रख लेना जो किसी की ड्रग, जब आपने कोई ड्रग दी तो वो ड्रग दूसरी चीज के लिए एंजाइम इंड्यूसर का काम करेगी। सपोज करो आपने 2 ड्रग दी, 2 ड्रग साथ में दी, एक ए ड्रग एक बी ड्रग। ओके, ध्यान रखिएगा कैसे दिया आपने, एक ए ड्रग दिया एक बी ड्रग दिया। ए ड्रग क्या है? एंजाइम इंड्यूसर है। तो ये किसके लिए इंड्यूसर है? बी के लिए इंड्यूसर है। ध्यान रखिएगा, ये बी के लिए इंड्यूसर, इसका मतलब है ये किसके लिए काम कर रही है? खुद के लिए नहीं कर रही है, दूसरे के लिए काम कर रही है। कैसे काम कर रही है? ओके, तो चालू करते हैं, स्टार्ट करते हैं वापस। एंजाइम इंड्यूसर क्या होता है? देखिए समझिएगा, एंजाइम इंड्यूसर का मतलब होता है कि एंजाइम की एक्टिविटी को बढ़ा दे, इंक्रीज एक्टिविटी ऑफ द एंजाइम, इंक्रीज एक्टिविटी ऑफ द एंजाइम, इंक्रीज एक्टिविटी ऑफ एंजाइम। जब एंजाइम की एक्टिविटी बढ़ जाएगी तो ध्यान रख लेना मेटाबॉलिज्म बढ़ जाएगा। इंक्रीज मेटाबॉलिज्म ऑफ ड्रग, इंक्रीज मेटाबॉलिज्म ऑफ ड्रग। ड्रग का मेटाबॉलिज्म बढ़ेगा। जब मेटाबॉलिज्म बढ़ेगा तो एक्सक्रीशन बढ़ेगा। क्या बढ़ जाएगा बेटा? नेक्स्ट क्या बढ़ गया? इंक्रीज एक्सक्रीशन ऑफ ड्रग। अब ड्रग का एक्सक्रीट हो जाएगी तो अमाउंट बॉडी में क्या बचेगा? लेस अमाउंट ऑफ ड्रग, लेस अमाउंट ड्रग इन बॉडी। इसका मतलब आपको ध्यान रख लेना, जो अमाउंट जो ड्रग का था वो बॉडी में कम रह जाएगा क्योंकि एक्सक्रीट ज्यादा हो गया है। यानी ए ड्रग बी के लिए एंजाइम इंड्यूसर का काम कर रही है। यानी ऐसी ड्रग्स जो एंजाइम इंड्यूसर होती है वो दूसरी ड्रग के डोज को जल्दी से और बढ़ाने का काम करेगी। क्योंकि आपको अगर ए ड्रग आपने दी है, सपोज करिए मैंने जैसे आपको समझाया यहाँ पे कि ए ड्रग
ए ड्रग किसके लिए इंड्यूसर है? बी के लिए। इसका मतलब है बी जल्दी से बॉडी से निकल जाएगी, और जब जल्दी से निकल जाएगी तो आपको बार बार इस डोज को इसको देना पड़ेगा, यानी ए बी के लिए इंड्यूसर का काम कर रही है। सेम यहां पे फिर बात कर रहे हैं एंजाइम इनहिबिटर। एंजाइम इनहिबिटर ड्रग्स क्या होती है, ध्यान समझ लीजिएगा, सेम प्रोसेस है यहां भी। क्या हो रहा है बेटा, सबसे पहले जब एंजाइम इनहिबिटर की बात कर रही है तो यहां पे इंक्रीज एक्टिविटी ऑफ एंजाइम, यहां पे डिक्रीज एक्टिविटी ऑफ एंजाइम, डिक्रीज एक्टिविटी ऑफ एंजाइम। जब एंजाइम की एक्टिविटी कम होगी तो क्या होगा, डिक्रीज मेटाबॉलिज्म, डिक्रीज मेटाबॉलिज्म। डिक्रीज मेटाबॉलिज्म होगा तो क्या होगा, इंक्रीज एक्सक्रीशन, इंक्रीज एक्सक्रीशन होगा तो क्या होगा, यस अभी एक्सक्रीशन, अब यहां पे इंक्रीज नहीं होगा बेटा, ध्यान रखिएगा, सॉरी। जब मेटाबॉलिज्म, देखो ध्यान से देखिए, अपने लिख दिया है, यस देखो डिक्रीज मेटाबॉलिज्म होगा तो क्या होगा, मेटाबॉलिज्म कम हो रहा है तो एक्सक्रीशन कम होगा, डिक्रीज एक्सक्रीशन। डिक्रीज एक्सक्रीशन होगा तो मोर अमाउंट ऑफ ड्रग इन द बॉडी, तो ड्रग मोर अमाउंट ऑफ ड्रग इन द बॉडी। इसका मतलब ये ड्रग क्या करेगी, अगर आपने एंजाइम इंड्यूसर ड्रग दी तो ये ड्रग क्या करती है, दूसरी ड्रग के जो इफेक्ट है उसका अमाउंट है ब्लड में ज्यादा देर तक रोकने का काम करेगी, ज्यादा देर तक रोकने का काम करेगी उसको बॉडी के अंदर, यानी ये ज्यादा देर तक रोकेगी, ठीक है। उस ड्रग को आपको लेट देना पड़ेगा। अगर आपने ये दे दी तो ये क्या करेगी, उस ड्रग को जल्दी से बॉडी से एक्सक्रीट कर देगी और आपको बार बार उस ड्रग को देना पड़ेगा। तो एंजाइम इंड्यूसर का मतलब होता है ऐसी ड्रग्स जो ड्रग्स के इफेक्ट को क्या कर दे बेटा, जल्दी आगे, जो दूसरे उसके साथ वाली ड्रग है, ये अपने साथ वाली ड्रग के लिए एंजाइम इंड्यूसर का काम करती है, और ये भी अपने साथ वाली ड्रग के लिए एंजाइम इनहिबिटर का काम करती है। यानी अगर आपने ए और वो सेम ए और बी दिया, और ए वाली एंजाइम इंड्यूसर है, इनहिबिटर है, तो ये इसके लिए इनहिबिटर है, इसका मतलब बी को आपको बार बार देना पड़ेगा, क्योंकि बी बार बार नहीं देना पड़ेगा, कम देना पड़ेगा, क्योंकि इसका अमाउंट ज्यादा रहेगा ब्लड में, तो इसको कम देना पड़ेगा क्योंकि एंजाइम इनहिबिटर है। अब ये ऐसी कौन कौन सी ड्रग्स होती है जो एंजाइम इंड्यूसर और एंजाइम इनहिबिटर का काम करती है, तो अगर मैं आपको यहां पे बता दूं कि सर कौन कौन सी हो सकती है, भाई यहां पे कई प्रकार की ड्रग्स होती है। जैसे अगर अपन एग्जांपल बता दें कि सर कौन कौन सी हो सकती है, तो अगर मैं एक दो एग्जांपल बता दूं, जैसे केटेकोनाजोल हो सकती है, ओके, फेनिटोइन हो सकती है, फेनिटोइन हो सकती है, केटेकोनाजोल, ये एंजाइम इंड्यूसर ड्रग का काम करती है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। यहां पे विटामिन के हो सकता है, सब विटामिन के भी भाई इसी का काम करता है, विटामिन के भी इसी का काम करता है। तो ध्यान रखिए, मैंने एग्जांपल बताए हैं, आप याद रखिएगा कि अगर आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए कि साहब एंजाइम इंड्यूसर क्या होती है, एंजाइम इंड्यूसर का मतलब होता है कि ऐसी ड्रग्स जो साथ वाली ड्रग के लिए एंजाइम इंड्यूसर का काम करती है, एंजाइम इनहिबिटर जो साथ वाली ड्रग के लिए एंजाइम इनहिबिटर का काम करती है, यानी साथ वाली ड्रग की डोज को क्या करना है, अगर एंजाइम इनहिबिटर आपने दिया है तो उसके साथ वाली डोज जो होगी, उसके साथ वाली जो ड्रग होगी उसको कम देना है, वो लंबे समय तक बॉडी में रहेगी। और अगर आपने एंजाइम इंड्यूसर दे दिया तो उसके साथ वाली डोज जो आपको बार बार देनी पड़ेगी, क्योंकि वो जल्दी से एक्सक्रीट हो जाएगी, उसका अमाउंट कम हो जाएगा आपके ब्लड के अंदर। दो चीज होगी, मेटाबॉलिज्म हो गया, मेटाबॉलिज्म के लास्ट में आता है साहब, लास्ट प्रोसेस आती है अपनी एक्सक्रीशन, लास्ट प्रोसेस आती है एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन, सब एक्सक्रीशन क्या होता है भाई, एक्सक्रीशन, अब बॉडी बाहर निकलेगी, अब बॉडी से जो चीजें हैं वो बाहर जाने वाली है। अब जो बॉडी से जो चीजें बाहर जाने वाली है, अपन जानते हैं कहां कहां से एक्सक्रीशन होता है भाई, एक्सक्रीशन कई जगह से आपको देखने को मिलेगा साहब, कहां कहां से होता है, किडनी से भी होता है बेटा, किडनी से भी होता है, यस, और किससे होता है, और ध्यान रखिएगा किडनी से भी होएगा, लंग्स से भी होता है, लंग्स से भी होता है, यस। जैसे अगर बात करते हैं साहब लंग्स से, जैसे अल्कोहल होता है सब, अल्कोहल। नेक्स्ट ध्यान रख लेना बेटा, ब्रेस्ट मिल्क से भी होता है, ब्रेस्ट मिल्क, जैसे टेट्रासाइक्लिन, तो इसका मतलब टेट्रासाइक्लिन नहीं देना है लैक्टेटिंग मदर को, क्योंकि वो ब्रेस्ट मिल्क से एक्सक्रीट होती है, तो आपको ब्रेस्ट मिल्क से एक्सक्रीट होती है। नेक्स्ट स्वेट से भी एक्सक्रीट होती है, तो कई ड्रग्स स्वेट से एक्सक्रीट होती है, ठीक है। तो अपन ने बताया साहब किडनी से एक्सक्रीट हो रही है, किडनी से भी होती है, ध्यान रख लेना, किडनी से जो मेनली किडनी से ज्यादातर एक्सक्रीशन कहां से होता है बेटा, किडनी से होता है, तो मैक्सिमम जो एक्सक्रीशन होता है, मैक्सिमम एक्सक्रीशन यहीं से होता है। और कहां से होता है साहब, लिवर से भी होता है, कई ड्रग्स होती है जो लिवर से एक्सक्रीट होती है। जैसे अगर मैं ट्यूबरक्लोसिस की ड्रग बताऊं, एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग पायरेजिनामाइड्स,
पायरेजिनामाइड्स जो होती है वो किससे एक्सक्रीट होती है बेटा? लीवर से एक्सक्रीट होती है। बाकी सभी की सभी किस